ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने NA2 स्वात 1 की बात की है, तफसीली उसका तज़किरा किया है, और उसके बाद अब बारी है NA22 मर्दान 2 की। मर्दान तहसील इसके अंदर मौजूद है, मर्दान कैंट मौजूद है। 2018 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से हैदर खान हूती 79,151 वोट लेकर फातेह करार पाए थे, जबकि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे मोहम्मद आतिफ। और इसी हलके के बारे में ये भी मशहूर था कि ये 35 वोटों के फ़र्क से होती साहब जीते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो हतमी नताइज का इजरा किया था उसमें 78,999 वोट थे। ये तकरीबन कोई 152 वोटों का फ़र्क था। तीसरे नंबर पे मुत्तहिदा मजलिस अमल के शुजाउल मुल्क थे 19,422 वोट लेकर तीसरे नंबर पे। तो अभी जो इसकी मजमूई सूरत हाल है उसके बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे मोहम्मद आतिफ वो आज़ाद हैसियत से मैदान में हैं, सिक्कल उनका सिंबल है। हैदर खान हूती अवामी नेशनल पार्टी से हैं, लालटेन उनका सिंबल है, और शुजाउल मुल्क जो हैं उनका रिंग सिंगल है। छल्ला भी कह सकते हैं, छल्ला भी कह सकते हैं। ये मैंने कहा तर्जुमे का मसला आ रहा है। मैं दरांती सिकल दरानपुर में जो है ना इंतखाबी निशान रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर। अब वो वहाँ पे उन्होंने रखा है कि ऊपर से नीचे आती हुई ट्रेन। छल्ले वाले का किसी का मैं मीम देख रहा था, वो उसने ना वो छल्ला दे जा जवानी तेरी मेहरबानी। असद साहब NA22 के महल्ले वकू के हवाले से अगर देखिए, रिवायती तौर पर तो मुकाबला आतिफ खान का, और वैसे तो ये सीट 2008 से ANP की चली आ रही है। 2008 में भी यहाँ से ANP जीती थी, 2013 में मीर हैदर खान होती जीत गए, और 2018 में भी। और ये वाहिद मेरा ख्याल है सीट थी ANP की जो पिछली मरतबा वो जीते हैं यहाँ से। और मेरे पास जो फिगर्स हैं, वैसे आपने हतमी नतीजा बताया 152 वोटों का, मेरे पास जो है 78,911, ये 35 वोट ही मेरे पास तो बनते हैं जो डिफरेंस। चले 35 नहीं हुए, 152 हो गए, तो फ़र्क बहरहाल फिर भी दोनों सूरतों में बहुत ही कम फ़र्क था। बहुत टफ फाइट हुई थी ये। अच्छा, अब अमीर हैदर खान होती साहब की स्ट्रेंथ ये है कि ये वज़ीर आला जब रहे थे तो उन्होंने बतौर वज़ीर आला यहाँ पर काफ़ी काम कराए थे, और यूनिवर्सिटी वगैरह, फिर जो मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, सड़कें वगैरह काफ़ी तमीर करवाई, तो उसकी वजह से इनका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट चला आ रहा है। और आतिफ खान जो है वो फिर नीचे भी पहले लड़ रहे थे, तो फिर सूबाई वज़ीर बन गए। सूबाई वज़ीर के तौर पर उन्होंने भी हल्के में कुछ काम वाम कराए हुए हैं, तो उनका भी वोट बैंक है। लेकिन इस मरतबा ये MNA ही लड़ रहे हैं, और यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इनके ग्रुप के जो लोग हैं, तैमूर झगड़ा वगैरह, उन्होंने फैसला किया कि इस मरतबा जो है वो अच्छी पोजीशन है और इनको MNA लड़ा के ऊपर भेज दिया जाए। पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन की है जी? आपने पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन की है? यहाँ से उम्मीदवार हैं असदुल्ला खान। अच्छा, ठीक है। ये आपने और भी मर्दान नहीं, मैं समझ रही की कोशिश यार क्या कर रहा है भाई, मर्दान। वो ये सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन नहीं। इन्होंने कहा मुझे तो हर सवाल का पता है। इसमें तकलीफ दे बात ANP के लिए बहुत ये है कि ANP बहरहाल जो है 40-50 साल से KP की और पहले NAP का हिस्सा रही, तो एक बहुत बड़ी पार्टी वहाँ पे रही है। KP की सियासत में उनका बड़ा रोल रहा है, मगर घटते 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 वो टोटली एक सीट तक महदूद होकर रह गई। और वो सीट भी बाद में खैर गुलाम अहमद बलोर ने एक बाई इलेक्शन भी उनका जीता था, 2 लोग उनके नेशनल असम्बली में आ गए थे। मगर ये भी जो अमीर होती जीते थे, ये भी आप बता रहे हैं कोई ये 1000 से नीचे का ही मार्जिन था। उससे पहले 2013 में भी बड़ी क्लोज जीते थे। तो ये एक ANP का एक जवाल है, और वो जवाल उनका जो शुरू हुआ वो उनके गवर्नमेंट बनाने के बाद हुआ। वो आप ये तमाम ही पाकिस्तान के नेशनलिस्टों के साथ वैसे तो हुआ कि हुकूमत में जाके जब उन पे इम्तिहान आता है, करने की बात होती है, नारे मारना और होता है, डिलीवर करना और होता है, वो तमाम ही जवाल पजीर हुए। ANP का जो है ये इस दफ़ा ये हुआ है, और इस दफ़ा भी जो वहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है, ANP की कोई इतनी आवाज़ नज़र नहीं आ रही। बड़े कम लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि उनके चश्मो चिराग वली बाग के ML वली खान जो हैं, उनके भी बड़े मुश्किल हालात सुनाई दिए जाते हैं। बाकी भी उनके बड़े बड़े जोरावर लोग होते थे, कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ ANP की आ नहीं रही। लेकिन एक बात इसमें बुनियादी तौर पर ये बात सही है कि जो ANP का गढ़ है वो मर्दान है पूरा, लेकिन 4 मर्दान ये इलाके जो थे। और तो ये ज़रूर है कि जब हम नेशनल असेंबली की सीट्स को आप देखें तो वहाँ पे उनको एक ही सीट मिली थी। लेकिन एक और फैक्टर भी अगर थोड़ा सा इसमें वो कर दें
कि जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा 2021 में शायद, उस वक्त जो है इनके मतदान में इन्होंने एक रिवाइवल भी देखने में आया था और उनका मेयर भी मुंतखब हुआ था और इस इलाके में जो है इनके लोकल बॉडीज़ के जितने भी इलेक्शन हुए थे उसमें इनका पल्ला भारी रहा था। वो अलग बात है कि उस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी, जबकि PTI का एक हद तक खिलाफ जो एक वेव चली हुई थी। तो मैं जो मर्दान की सियासत में यकीनी बात है कि ANP का सबसे बड़ा मसला इस वक्त आता है, जो कि पहले एक चीज़ थी कि इनकी लीडरशिप बहुत ही कमज़ोर है। सही। और ये कि ख़ानदानी हम लोग बहुत बात करते हैं, अहमल खान के मुताबिक तो ये था कि सिर्फ इस वजह से उनको सदर बनाया गया कि वो इस्फंदयार वली खान के बेटे थे, बल्कि एक मजाक से बन गया था। देखें उसमें ANP के पास बहुत अच्छे इफ्तिखार हुसैन जैसे, जाहिद खान जैसे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनको नहीं सामने बिलोर। लेकिन उसमें एक मजाक से किसी ने मुझसे ANP के सीनियर उसने कहा था कि मशहूर था कि इस्फंदयार वली खान के कोई एक और औलाद हो गई है, तो उन्होंने कहा मुबारक हो, हमारा जनरल सेक्रेटरी पैदा हो गया। जी मैं वहाँ पढ़ता रहा हूँ जी KPK में, हमने सियासत सीखनी होती थी तो हम इस घराने से सीखते थे। लेकिन और पूरे ये जो पख्तूनख्वा की जो सियासत थी उसके अंदर इनका और इनके वर्कर्स का एक इम्पैक्ट था ख़ानदानी तौर पे। लेकिन अब यही बात मैं बार बार कहता हूँ, बाज़ लोग माइंड भी करते हैं, मरूसियत जो होती है वो सियासी, कौन माइंड करता है वो एक कल इन्होंने माइंड किया था। तो मरूसियत जो होती है वो सियासी इदारे को खा जाती है, बल्कि हर इदारे को, जिस इदारे के अंदर सिफारिश मरूसियत आ जाएगी वो सियासी। अब अगर आपने मुझे इजाजत ना दी बोलने की, इनकी बात सुन के आपने तो ये इंसानी हुकूक की पामाली होगा। आपके साथ हूँ नहीं, जो आप कह रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। कि मरूसियत की सियासत में अगर गुंजाइश कोई पैदा भी कर ले तो खाकसार तो इस मामले में। अब आप दुरानी साहब का रिबर्टल देना चाहते हैं मेरे सवाल का जवाब? मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मुख्तसरन, और इनकी बात जवाब में मैं लिख के लाया हूं, मुझे पता था दुरानी साहब ने ये बात करनी। अच्छा, देखिए मुल्तान के गिलानी और कुरैशी हैं, जरा हाँ या ना कर दीजिए मतीन साहब। गुजरात के चौधरी और जेलम के चौधरी हैं, घोटकी के महर हैं, अच्छा, राजनपुर के मजारी हैं, अच्छा, लाहौर के शरीफ और लाड़काना के भुट्टो हैं, हाला और रहीम यार खान के मखदूम हैं, अच्छा, चार सद्दा के खान जिनकी बात हो रही है ना, वट के मैंगल और डेरा बुगटी के बुगटी हैं, सुभान अल्लाह। ये आगे जाएंगे ना तो हमारा 4 घंटे निकल जाएंगे। सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट की सियासत के अंदर मरूसियत है। अच्छा, अब सवाल अब मैं सवाल अपना इससे ही रेज कर देता हूँ। दुनिया भर में ये बहस रहती है मरूसियत की, इवन अमेरिका में कैनेडीज होते हैं, बड़ी बड़ी ये जॉर्ज बुश सीनियर फैमिली रही है, मगर मैरिड के ऊपर मरूसियत हो जो अगर प्रोसेस से गुजर के आए तो इतराज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो इस्फंदयार वली का बेटा है उसको कर दिया जाए तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन सर एक चीज सिर्फ मेरी पूरी करने दे बात प्लीज, 1 मिनट लंबी हो जाएगी, प्रोग्राम छोटा है। उसमें यह है कि आप इस बात पे तो कोई दो राय है ही नहीं कि मरूसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर है तो फिर क्या करना है। सही। और उसके लिए ये इलेक्शन वक्त नहीं है कि इस पे बात उठाई जाए मरूसियत खराब है फलाना है। आप ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं और उसमें फिर एक और चीज भी आती है, यानी यासिर, कि जमहूरियत आपने क्या करनी है बचा के, या जमहूरियत ही बड़ी को जरूरी है, जबकि आप दूसरी तरफ आपके अवाम की खुशहाली है, किसका फैसला करेंगे? लेकिन इसमें यहाँ पे बात बिल्कुल एक बात इसमें यहाँ पे इसमें बात इसमें नाम को बैलेंस इतनी मेहनत करके आपने जो लिख के लाए ये नाम, ये जुबानी याद होने चाहिए थे कल आपको। दूसरा ये कह दूँ, ये तो लाइटर में बात कर रहा था कि KP का एक और जो अहम पहलू, इससे ये मिस ना हो जाए कि KP के अंदर, चूँकि मैंने कहा क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर है, PT हर जगह पाई जाती है, KP के अंदर ये है कि हर पॉकेट के अंदर, हर इलाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 वे 5 वे 6 वे भी 6 पार्टियां आपस में वहां पे लड़ रही है। अच्छा, वोट के मुनकसिब होने का बड़ा है कि किसकी किससे एक छोटा सा की इसलिए बात नहीं हो रही थी कि पूरी सियासत में
बल्कि सिर्फ अहमद खान के हवाले से एक बात आ रही थी कि उनका कोई तजुर्बा नहीं था। उससे बिल्कुल पहले इसलिए आपसे बात हुई थी, उसमें ये नहीं था कि ओवरऑल सर वो पार्टी की क़यादत के अलावा पार्टी की क़यादत अवैध साहब की ब्रेक लगती है, उधर से फिर वापस आता हूँ, फिर उधर जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। जैसे जिस कैंडिडेट की हम इस वक्त बात कर रहे हैं ना सारे मिलके, उनके वालिद साहब की हो गई हुई है डेथ। उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे ना, अगर आपको याद है। एमएल के वाले आजम खान होती। फिर ये जब यानी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो इन्होंने कुछ लोगों के काम किए हैं, लिहाजा हम इनको एकदम से रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं, टफ कॉम्पिटिशन है, यहाँ टफ फाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। डॉक्टर साहब की राय ले लूं। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, ये इस नशिस्त को कहा जाता है कि ये सर्वाइवल की जंग है एएनपी की? देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जाहिर है कि ये उनके घर की सीट है और ये ठीक है, जैसे असद ने भी कहा कि बड़े काम उन्होंने किए अपने वक्त में। 2008 से 13 तक वो चीफ मिनिस्टर थे। 2000 वो चीफ मिनिस्ट्री ख़त्म हुए, अब 11 साल हो गए हैं। लोग वोट देते हैं आज की सूरत हाल पर और आज की कंसिडरेशंस पर। जैसे PMLN आजकल लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि 2016 से 18 तक आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, तो उसको याद रखें, आज की सूरत हाल को ना याद रखें। ऐसा नहीं होता। और उसके बावजूद हर इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि मार्जिन कम हो रहा है। उसकी वजह यह है, ये बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से जो नाम अभी नजम साहब ने लिए। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है, हमारे ख़त्ते में तो ज़ाहिर है उसकी एक ख़ास अहमियत है। लेकिन ये सारे नाम अपनी इंडिविजुअल सीट तक महदूद हैं और किसी न किसी पार्टी का हिस्सा हैं। अगर आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अपनी जमात का बी ऑल एंड एंड ऑल बना लेंगे तो जाहिर है कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट मौजूद है। आप अगर उसको नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर आप वाइप आउट होते जाएंगे। जाहिर बात है, सेटबैक तो उसका फिर देखना मिलेगा। ज़मीर साहब, एक चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं इसमें, ANP ने थ्रू आउट 9/11 के बाद एक रिटोरिक रखा है कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जाती, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी सबसे ज्यादा हुई और उसकी एग्जांपल्स भी इस मर्तबा नहीं कह रहे। नहीं, इस मर्तबा मेरे प्रोग्राम में एमएल ने बोला है, अभी इस दफा भी बोला है, बिल्कुल कह रहे हैं। प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई एतराज़ लेकिन इस दफा वैसे हालात नहीं, हालात देखें, मेरी बात सुने, लेकिन एक उनके पास एक रिटोरिक तो है, उनके मतलब पार्टी के लोग मारे गए हुए हैं ना, तो वो क्या तो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि इस PTI को एज इसलिए मिलता रहा क्योंकि वो प्रो तालिबान रहे। मतलब ये एक फैक्ट जो है वो ANP के लोग कहते रहे हैं और बाकायदा उन्होंने ही नाम रखा। लेकिन स्वात वाला जो तज़किरा हो रहा था उसमें तो एंटी तालिबान की बात हो रही है। नहीं, देखें, ये मैं ANP की लोगों की बात कर रहा हूं कि इन्होंने अपनी जो नाकामियां थी या जो भी जहां से लूज करते रहे, वो उसका रीजन जो है वो ये बनाते रहे ना। लेकिन ये हकीकत भी है, हकीकत भी है कि 2013 के इलेक्शन में इनकी रैलीज को निशाना बनाया गया, बलोर फैमिली के जो है, बशीर बलोर साहब के। तो ये एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से ANP को नुकसान होता रहा है। और दूसरा ये कि अभी जिस तरह अवैस ने बात की, लेकिन अवैस 2018 में भी तो वही जीते ना। अब 2011 में अगर लेकिन मार्जिन 2011 साल हो गया, मार्जिन वो देखे ना, उसकी रीजंस जो है ना, वो भी तो एक सीट रह गई ना, कहां पे कितनी सीटें थी और कहां पे एक रह गई, तो ये एक फैक्टर भी है। अब खदशा ये है कि ये एक जो है वो सिफर पे तब्दील ना हो जाए, ये मामला है। अब बात तो ये कहा जा रहा है कि ANP को अगर यहाँ पे किसी और पार्टी को स्पेस मिलेगी तो KPK में ANP को भी स्पेस दिलवाई जाएगी और दी जाएगी। लेकिन ये जो बातें बताते हैं ना, ये समझ हिकमत की बात है। ANP जो माजी और हाल का हम जो बात कर रहे हैं, याद रहे कि ANP के अंदर जिस तरह इन्होंने कहा कि एक मदरसा होता था जहाँ से लोग सियासत की तालीम हासिल की जाती थी। ये अभी रिसेंट पास्ट में, पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ देखें अजमल खटक होते थे, यहाँ अफजल खान होते थे, यहाँ अफरासियाब खटक, वो छोड़ के इसलिए चले गए कि उनको वक़्त नहीं दी जा रही थी। अभी भी इफ्तिखार साहब वहाँ बैठे हुए हैं, जाहिद खान बैठे हुए हैं, वो साइड लाइन है। एमल वली खान जो है द फेस ऑफ ANP कर दिए गए हैं। तो ये एक टावरिंग पर्सनैलिटीज की ANP का किससे मुकाबला। खान को खो दें, महताब अब्बासी को खो दें, खाकान अब्बासी को खो दें, हर बड़ी पार्टी के लीडर को खोल दें, बच्चों को संभाल लें, तो आप सब तो ये 4 खानदान के लोग एक शहर से लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। लेकिन आपने जो बात की चाहिए
लेकिन अगर ये बात उन जमातों को खुद समझ में नहीं आती तो मैं और आप नहीं समझा सकते। ये बात है। आपने जो बात की ना ज़मीर साहब, आपने जो बात की कि वो इन्होंने दुरानी साहब ने बीच में वो बात की है, तो वो मुख्तलिफ आरा का हम मतंजन बना रहे हैं, तो ज़ाफ़रान ये शामिल कर रहे हैं ना उसमें, वो उस तरह की राय देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात की जाएगी NA83 सरगोदा के हवाले से। कहीं नहीं जाएगा स्टेवराज। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इससे पहले कि मैं NA83 की तरफ बढ़ूँ, वो ब्रेक के अंदर आमिर मतीन साहब ने थोड़ा सा गिला किया है कि हमारी राह का वो आपने मतंजन कह दिया है। तो चलें, अवामी आरा का मतंजन जो है उसमें मुख्तलिफ मेवा जात जो है वो मुख्तलिफ लोग डाल रहे हैं, और ज़ाफ़रान दुरानी साहब ने उसमें डाला था। NA83 की बात महंगी चीज़ डाल रहे हैं, अमीर आदमी है, महंगी चीज़ डाल रहे हैं। NA83 की बात करते हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब शेर के निशान के ऊपर मैदान में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राव अब्दुल गफ्फार हैं तीर के निशान पे, उसामा गयास मेला है, बाउल का निशान है, आज़ाद हैसियत में मैदान में है, और चौधरी असदुल्ला है जमात इस्लामी से तराजू के निशान पे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद यूनस है, और दीगर और भी उम्मीदवार हैं। ये प्रोमिनेंट उम्मीदवारों के नाम यहाँ पे शेयर किए गए। अगर 2018 की बात की जाए तो मोहसिन रांझा साहब यहाँ से 1,16,275 वोट लेकर जीते हुए हैं। लेकिन 2018 के इंतखाब में पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से उसामा अहमद मेला को मैदान में उतारा था, जिन्होंने उनके मुकाबले में 1,13,975 वोट हासिल किए। ये 3,000 से भी कम की लीड से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जीते। माजी अगर देख लें तो माजी में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब 13 में जीत चुके हैं, लेकिन उसका तफसीली जो तज़किरा है वो असदुल्ला साहब ही करेंगे। असदुल्ला साहब, क्या समझते हैं कि माजी में देखा जाए मेला साहब पहली बार आए और इतने ज़्यादा वोट हासिल कर लिए कि PML क्यों ही वहाँ से गायब होती दिखाई दी? नहीं, मेला साहब पहली मरतबा नहीं आए, क्योंकि इनके वालिद जो हैं गयास अहमद मेला, ये 3 मरतबा MNA रह चुके हैं इसी हल्के से। और गयास अहमद मेला साहब 2002 भी जीते हैं, 2008 भी जीते हैं, 2013 वो नहीं जीत सके थे क्योंकि 2013 में काफ़ी अनपॉपुलर हो गई थी, तो वो फैक्टर उसमें आ गया था। 60,000 वोट, लेकिन फिर भी 60,000 वोट लिया था उन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उससे पहले भी एक मरतबा वो रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। तो इस यहाँ पर रूट्स जो हैं वो मेला फैमिली की काफ़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग है। और उसामा मेला बिल्कुल नए उम्मीदवार नहीं थे इस हल्के के लिए, और उनके क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो गयास मेला साहब हैं उनके। तो अब ये 2018 का जो मुकाबला है, आपने बता ही दिया कि ये रहा है सिर्फ कोई मेरे ख्याल 700-800 वोटों के फ़र्क से, तकरीबन 3,000 से कम। ये इसमें नहीं, मगर वो मुझे याद पड़ता है दूसरे में जो एक और जगह से देख रहा था, वहाँ शायद 1000 से कम वाली कैटेगरी में था। ये 14 सीटें, अच्छा बहरहाल इसमें ना उसमें ये सीट भी आ रही। बहरहाल जो मेरे पास रिकॉर्ड में दर्ज है वोटों का फ़र्क, वो तो 1,14,000 और 1,13,402 और 1,14,200, तो 800 वोट बनते हैं। लेकिन चलें आपकी बात मान लें तो कोई 1,500 भी कोई इतना फ़र्क नहीं, फिर भी मुकाबला ये कांटेदारी समझा जाता है। तो इस मरतबा उसामा मेला साहब जो हैं, अगेन ये चूँकि पूरे उस प्रोसेस में से गुजरे हैं जिसमें से इनकी पार्टी के ज़्यादातर लोग गुजरे हैं, तो उसके बाद अगेन अब देखना ये पड़ेगा कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इनके साथ हमदर्दी का वोट जाता है, लोग रिएक्शन में इनके साथ खड़े होते हैं, या फिर कैंपेन पूरी तरह से ना करने का डिसएडवांटेज भी हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो वो फैक्टर जो इस तरह की सीटों पर बाकी जगहों पर पीटीआई को फेवर कर रहा हुआ, तो ये सीट में भी उसमें से निकल जाएगी। लेकिन आप देखें सरगोदा की 5 सीटें जो हैं पिछली मरतबा वो नून लीग ने जीती हुई हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा जो है वो नून लीग का ही रहा है। और पिछली मरतबा भी हम देख रहे हैं कि अगरचे कुछ सीटों पर अच्छे मुकाबले हुए थे, लेकिन मजमूई तौर पर 500 सीटें सरगोदा से ले गई थी। इस मरतबा सरगोदा की जो और फैमिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, उसमें मुमताज़ कालून की फैमिली, अब्दुल्ला कालून, उनका भी हम जानते हैं कि चीज़ें उनके लिए भी फिर उनको विड्रॉ करना पड़ा, ये दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से। तो ये सारी चीज़ें सरगोदा में भी असरअंदाज हुई हैं। लेकिन अब देखना ये कि सरगोदा की कोई एक आध सीट जो है इस मरतबा निकलती है, क्योंकि 7-8 हज़ार वोटों के फ़र्क से भी, यानी सरगोदा 3 अगर आप देखें तो वो भी महज 7-8 हज़ार वोटों के फ़र्क से नादिया अजीज़ जो है वो हारी हुई हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी वाली सीट भी जो है वो भी चंद 100 वोटों के फ़र्क से है। सरगोदा 4 और डॉक्टर आमिर सुल्तान चीमा वाली वो भी चंद 100 वोट है। तो पिछली मरतबा नेक टू नेक तो गया था, लेकिन नून लीग ने सारी सीटें जीती थी। इस मरतबा शायद कुछ मिलेगा। आमिर साहब क्या राय रखते हैं बिलखुसूस इस नशिस्त के हवाले से कि बहुत कम मार्जिन तो अब की बार?
मोहसिन राजा साहब की अभी एक कोई मुबैना ऑडियो आई थी तो जिसका उन्होंने डिनाई नहीं किया, उसमें वो बड़े परेशान लग रहे थे और अपने वो वर्कर्स को बार बार इल्तिजा कर रहे थे कि यार तुम लोग ना आप लोग, वीडियो आई थी सर, वीडियो ऑडियो इस तरह मुबैना आई जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया, जिसमें वो बहुत परेशानी से इल्तिजा कर रहे। अब उनकी इस फिगर्स को देखते हुए परेशानी की वजह समझ आ रही है कि क्लोज इलेक्शन था और सरगोदा भी गुजरांवाला की डिवीज़न की तरह ये उनका नून लीग का ये फोर्ट्रेस है, एक किला है उनका और सारा स्वीप किया गया था। तो ये भी सीट जो है ये डिफाइन करेगी रेस्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट को कि वहाँ पे क्या रहता है और जनरली वहाँ पे यही बताया जाता है कि कांटेदार मुकाबला है। सरगोदा को देखने की वहाँ पे ज़रूरत है और मुकाबला बाकी सीटों में भी। मलिक नईम की फैमिली जो है, उमर जो है वहाँ से वो काफ़ी पहले हारते रहे हैं, तो उस सीट के ऊपर भी जो है इस दफ़ा बताया जा रहा है काफ़ी कांटेदार मुकाबला है। मरकज़ी लीडरशिप ने सरगोदा में जलसा किया, किसने? मरकज़ी लीडरशिप ने नहीं, नून की मुझे आखिरी जलसा मरियम नवाज ने 11 महीने पहले। अच्छा एक चीज में काफी ज्यादातर पॉइंट आपका क्या है कि उन्होंने वहीं पे जलसे किए हैं क्योंकि बाद में होता है जी जलसा भी किया फिर भी हार गए, तो बड़ी सिलेक्टेड जगहों पे किया गया। मोहसिन राजा साहब की बात आ रही है, मेरे ख्याल वन ऑफ द फ्यू ऐसे हैं यंग जनरेशन में जो कि मुस्लिम लीग में नजर आते हैं चेहरे। लेकिन अब जो है एक और बात भी है कि जो सरगोदा की हम सियासत की बात कर रहे हैं, एक वक्त में पीपल्स पार्टी का भी वहाँ पे अच्छा खासा असर होता था। आपको याद है ये एहसानुल्लाह पराचा जो कि वहाँ से मेंबर मुंतखब हुए थे, फिर बेनज़ीर साहबा के जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। लेकिन ये बहुत हुआ है कि जो तब्दीली आई है वहाँ पूरी, जैसे पंजाब में पूरी तब्दीली आई है कि पहले PMLN और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता था, अब वो तब्दील होकर जिसका सरगोदा में भी इस वक्त है कि वो PTI वर्सेस PMLN होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो आपने बताया है कि जो मार्जिन जो था लास्ट में, उस वक्त तो एक हद तक ये PMLN का एक हद तक वेव तो था, यानी GT रोड पे तकरीबन 40 सीटें जो इस बेल्ट की थी उसमें से 34 तो भी PMLN जीती थी। लेकिन अब जो है हालात जो तब्दील हुए हैं उसका कितना असर होगा, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ पे जो आपने नाम लिए हैं जो PTI के जो आज़ाद मेंबर की तरह खड़े रहे, वो सब के सब एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में उनका अपना असर नफूज है, ऐसे अननोन नहीं है। जैसे मलिक मेले के जिक्र किया आपने, उसका आपने पूरा जिक्र के जो है उनके खानदान से, तो इसका मतलब उनको एक एडवांटेज तो है उनको, जाहिर बात। और उसके साथ साथ जो अभी नई सरगोदा के अंदर जो मेन पूरा शहर और इर्द गिर्द की सीटों के इर्द गिर्द वहाँ चीमा फैमिली का बहुत रोल था और वो तवातर के साथ 1990 से नून लीग की सीट पे वहाँ से जीते आ रहे थे। बाद में आमिर चीमा चले गए PTI में, वो वहाँ से उनका बड़ा क्लोज कांटेदार मुकाबला हुआ, शायद वो ट्राइब्यूनल के अंदर जाके वो वहाँ पे हार गए थे। उनके बेटे मुनीब थे गालबन, शायद इस दफ़ा वो उन्होंने दस्तबरदार हो गए हैं। जी अच्छा, एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है इस सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में, मैं अगर आप इजाज़त दें तो उसमें वो ये है कि 5 सीटों में से सिर्फ एक सीट उसामा मेला की ऐसी है जहाँ पर वो पिछली मरतबा इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी 18 वाले, वरना बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवार तब्दील हो गए हैं। यानी आमिर सुल्तान चीमा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उनकी जगह खुदादाद कलियार एडवोकेट आ गए हैं जो कि नए उम्मीदवार हैं। इसी तरह से डॉक्टर नादिया अजीज अब नहीं और उनकी जगह पर शफकत अवान एडवोकेट लड़ेंगे, यानी वकीलों को डालना पड़ा यहाँ पर। और इसी तरह से जो डॉक्टर ये जो पीपल्स पार्टी ने भी तब्दील किया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक उसामा मेला है जो पिछली मरतबा वाले हैं, बाकी सारे उम्मीदवार नए हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज PTI। लेकिन ये कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट उनका क्या पस मंजर क्या है कि उनके वो फ्रेश हैं, जैसे वो PTI ने वकीलों को खड़ा किया यहाँ पर अपने पुराने वर्कर्स। नदीम अफजल चांद साहब की जो सीट है वो वहाँ पे मैं इत्तफाकन वापसी पे वहाँ से होता हुआ आ रहा हूँ, तो वहाँ पे कांटेदार मुकाबला है, वहाँ पे 50-50। अगर कांटेदार मुकाबला है ना कहीं पे, तो 2 फैक्टर्स हमें बीच में डालने पड़े। वो कौन से थे? हमें बताया गया कि इस दफ़ा को 20-22 मिलियन जो है ना वो नए वोटर्स हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। 2 चीज़ें अगर PTI के जो यानी कैंडिडेट हैं, बोल मेरा ख्याल है उनका वो है प्याला बोल, वो उनका प्याला है, प्याला। अच्छा, अब ये है कि अगर वो सिर्फ ये 2 फैक्टर ज़रा कंट्रोल, एक तो ये कि लोगों को बताएं कि ये बोल जो प्याला है ये हमारा है, और दूसरा वो जो नए वोटर्स हैं। याद रहे कि सरगोदा की जो जानते हैं वहाँ की सियासत को, उसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि हुकूमत कौन बना रहा है। हाँ, ये पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान का सरगोदा की खास तौर पे हुकूमत कौन बना रहा है, और उसमें ये जो हवा चल पड़ी, बिलखुसूस आप ये साइकी क्यों समझते हैं? मैं इसलिए समझता हूं कि वहां पे मैं रहा हूं, मैं वहां पे मेरी वो माइंडसेट है लोगों का। ठीक, पूरे पंजाब का सियालकोट का मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे सरगोदा का पता है। ये ठीक कह रहे हैं कि पंजाब में वो ओवरऑल होता है। ठीक। तो एक फैक्टर हो गया कि हुकूमत कौन बनाएगा, जो लग ये रहा है पिछले 4 महीनों से कि जी नून की हुकूमत आएगी, लग ये रहा है, मैं नहीं मानता लेकिन लग ये रहा है। दूसरा ये कि जो नए वोटर्स हैं, वो बता देना, मानते किसकी? आपके ख्याल में हुकूमत किसकी बन रही है? हुकूमत किसकी बन रही है? हुकूमत तो मखलूत बन रही है। और उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो है वो मैं यानी अपनी असेसमेंट के मुताबिक बता सकता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, दुरानी साहब, ये ना कहें कि कौन बन रहा है, ये ना पूछें, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है या वो हकीम जानते हैं जिनकी ज़मीर ने नहीं, मेरा पता है क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? अब ये है कि ये 3 फैक्टर जो मैंने बताए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 800 जिस तरह ये बताया है इसने यानी असदुल्ला ने कि 800 फैक्टर, आप कह रहे हैं 3000 का फर्क था, 3000 से कम का। अब उसमें अगर फर्ज करें कि 4-5 हज़ार वोटर जो हैं वो जो नए वोटर्स में सिर आ जाते हैं और बोल पे वाकई ठप्पा लग जाता है, तो ये कांटेदार मुकाबला शायद पीटीआई के उस इंडिपेंडेंट की तरफ चला जाए। सही। अच्छा दुरानी साहब, आपने वो पूछा था जलसे का, अभी जो फैसलाबाद में गुज़श्ता जलसा हुआ है ना नून लीग का, वो आप कह सकते हैं कि वो फैसलाबाद कम सरगोदा का जलसा था, क्योंकि उसमें आपके कहने पे नहीं, उसमें आधी से ज्यादा आवाम सरगोदा से आई हुई थी उस जलसे में। ये कैसे मान लेते जी, मतलब कंफर्म, मतलब जी कंफर्म की बात कर रहे हैं। स्लैब लगाई हुई थी। ये फैसलाबाद सर, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से। रिश्तेदार हैं, इनको पता है। सर मेरी नहीं, इलेक्शन लड़ना है उन्होंने फैसलाबाद से। मेरा शहर फैसलाबाद, मेरा भी शहर है फैसलाबाद। सरगोदा से, जड़ावाला से, कनोट से सारी। तो फिर वो तो देखिए, उर्दू सुन के शक नहीं होता लेकिन कि ये जो फैसलाबाद स्टाइल से भी ऐसे लगता है। जैसा कि आपका भी है गालबन। यस है लालपुरिया। आप ये फैसलाबाद के जलसे का जिक्र करें, धोबी घाट का, जो कि जिसमें 3000 कुर्सियां लगाई गई थी और भरा नहीं जा सका था, जी, जिसमें मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो अपनी लाइव फीड नहीं दिखा सकते। मीडिया पर पाबंदी तो हर जगह, वो अपनी फीड दे रहे हैं ना, फीड दे रहे थे, वो सहूलत दे रहे हैं। वहां पर बाकायदा पाबंदी लगा दी गई थी और उसमें नवाज शरीफ साहब बाकायदा कारकुनों से शिकवा करके उतर के आ गए थे कि आप 2 बजे बुलाया था, आपको बहुत लेट आए हैं आप। ये उस जलसे की बात कर रहे हैं सर। मैंने इतना मेरा जो गवर्नमेंट बनेगी, सरगोदा से देर से पहुंचे देर से सरगोदा से निकले हुए थे, देर से पहुंचे। जी सर, देखें गवर्नमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जी गवर्नमेंट अब किसकी बनेगी, ऐसे ज़रा थोड़ा जिसमें आवाम का भी इंटरेस्ट, हल्कों में तो हल्के वालों का होता है। देखें जी, इस वक्त तो ये है कि कुछ लोग तो बिल्कुल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके हैं। एक राय ये भी है कि कोई डार्क हॉर्स आएगा, डार्क हॉर्स आएगा जो कि सबको काट के आगे निकल जाएगा। कहाँ से आएगा? वो बलूचिस्तान से आ सकता है, सिंध से आ सकता है, किसी भी एरिया से आ सकता है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो इसके बारे में ये कह रही है, कोई पपेट भी आ सकती है। ठीक है ना जी, कि ये एक ऐसी चीज़ जो कि अभी तो आप कह रहे थे नवाज शरीफ नहीं, वो इन्होंने कहा वो भी आ सकती है। तीसरी चीज़ जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत का बहुत बड़ा आगे की तरफ सफ़र है। ठीक, इसके नतीजे में जमहूरियत एक नया रुख अख्तियार करेगी। अब अवाम की जमहूरियत ताकतवर होगी और खवास और इलेक्टेबल्स की जो जमहूरियत है या इलेक्टेबल्स की इलेक्टेबिलिटी अब अवाम ने चैलेंज करती है। आइंदा के लिए अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात इकट्ठे हों तो फिर और इससे आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को भी ऑन किया जाए, तो आप देखेंगे कि आइंदा के जब इलेक्शन हुआ करेंगे तो डिस्कशन ही बिल्कुल डिफरेंट हुआ करेगा। वैसे बिल्कुल मैं वापस उसी नुक्ते पे आता हूँ। इस हल्के के बारे में अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कितनी मुश्किल हो सकती है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब? इसको जोड़ते हुए जरा आगे मैं आपके शुरू हो जाता तो मैं आप तक तजाइया ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ भी जा रहे होंगे। तो आप जो सवाल नूरानी साहब से किया गया था, राजा साहब से जाके ऊपर ही राजा स्टोरी पे भी चलिएगा, किसने इस मुल्क का राजा बनना है, यानी तो वो भी सब कंक्लूड करना शुरू करेंगे। जैसे आज अभी जब कंक्लूड करें तो मैं चाहूंगा कि एक मतलब अपना पोल भी दे दें, नंबर दे दें। वो भी ये तो अगले 24 से 48 घंटे में, खास कल शाम को जब हम बात कर रहे होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इलेक्शन जमहूरियत को मजबूत करने की तरफ गए हैं या उसकी जो रही सही जान है वो भी निकल गई है इनकी वजह से। सो ये तो हमें पता लग जाएगा।
ये हल्का जो है, जैसे सबने कहा कि ये दोनों जो उम्मीदवार हैं वो तकड़ी फैमिलीज से आते हैं, एंट्रेंच्ड हैं उस इलाके में, सो मुकाबला तो होगा यहाँ पे। इसमें जो लोकल डायनामिक्स हैं वो भी आएंगे। सरगोदा बहुत अहम है मुस्लिम लीग नून के लिए। नवाज शरीफ साहब खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। कोट मोमन जो इस हलके के अंदर आता है, मेरा तो ननिहाली शहर भी है। मैं फिर रूरल इकॉनमी को लेके आऊँगा वहाँ पे। इस पूरे सरगोदा की बेल्ट से किन्नू एक्सपोर्ट होता है, और अब की बार की इस दफ़ा जो वहाँ पे सूरत हाल है कि किन्नू की फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, माल जो है वो फैक्ट्रियों के अंदर पड़ा है और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। हुकूमत पिछले 2 साल में और हुकूमत के नुमाइंदे उन किसानों से वादा करते रहे हैं कि हम आपका मसला हल करा देंगे, मसला हल नहीं हुआ। सो वो जो स्विंग वोटर है जो उस इकॉनमी की बुनियाद पे वोट देता है, जिसका किसी एक या दूसरी पार्टी से कोई उस तरह की आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन नहीं है, वो किस बुनियाद पे वोट देगा, वो इस फैक्टर को ज़रूर देखेगा और ये बैलेंस को टिल्ट कर सकता है मेरा ख्याल में। ठीक, ज़मीर साहब आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अभी माड़े बंदे होंगे ना, किसान माड़े ही होंगे ना। हमारे पाकिस्तान में तो यहाँ बहुत बड़ा जिम्मेदार हो तो उसको इन चीज़ों का परवाह ही नहीं होती है। माड़ा आदमी जो है ना वो फिर अगेन उसको देख रहा होता है कि जिन्हें जाके साडा मसला हल करवाना है, गुस्से में वो जाके जो है ना किसी के खिलाफ वोट नहीं देगा। मैं अगेन वो बात कर रहा हूं कि इनके मसाइल जो हैं हमारे लोगों के अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसी इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अभी रांझा के उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ था कि पता नहीं कोई बंदा मर गया था, उसकी वो जो जिसने वो जनाजा पढ़ाया था, वो 2 तारीख को उनकी वफात हुई थी और वो 10 तारीख को 15 तारीख को डेथ सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या ना। तो अगर इन मसाइल की अहमियत ना होती और लोगों का सेंटिमेंट इंटेंसिफायर ना होता तो शायद इमरान खान की इमरजेंस एज अ थर्ड फोर्स भी ना होती। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं मानता हूं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने डिलीवर किया। पिछले 2 साल में सत्यानाश हो गया, यही पॉइंट है ना आपका। लेकिन अब अवाम क्या अगेन उस पर बैंक करेगी कि जो प्रोबेबली उनको नजर आ रहा है कि नहीं पावर में आएगा? दैट इज माय क्वेश्चन। क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, मैं फिर अगेन यही कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हम इस वेब से बाहर नहीं निकल पाए अभी तक, लेकिन इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि सॉरी मैं आपको, लेकिन एक बात है, जब हम इतनी बात करते हैं कि पंजाब में अगर देखा जाए जिस तरह से चेंजेस आई हैं, तो जो तफरीक है रूरल एरिया की और क्या कहते हैं जो टाउन्स और इसकी अर्बन एरियाज़ की, बहुत तफरीक कम रह गई है। तो इस फैक्टर को भी अगर आप देखें कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो आई हैं, तो क्या हम उसी चीज़ पे रहे जो कि आज से 15 साल या 20 साल पहले जो सूरत हाल थी या उस किस्म की सियासत थी? तब्दील तो हुई है ना एक लिहाज से पंजाब। ज़मीर बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देयर आर मोर देन वन वेरिएबल्स। एक जो बात की थी जाहिद साहब ने कि पीपल्स पार्टी का भी इस इलाके में एक जमाने में रहा है, और वो जो वहाँ के लोग लोकल जो कहते हैं, वो बेसिकली 2008 और 13 की जो मुफाहमती सियासत थी ना जरदारी साहब की, उसने ना सिर्फ इधर पूरे पंजाब में सत्यानाश। सर एक जुमला मैं ये कहना चाहता था कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये थाने कचहरी वाला, ये वन ऑफ द फैक्टर्स तो हो सकता है, लेकिन ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं। मैंने ये नहीं कहा, नहीं, आई नेवर सेड कि दिस इज द डिसाइसिव फैक्टर। मैंने कहा कि ये चीज अभी है, मौजूद है। अच्छा, हम जब अपनी डिस्कशन क्लोज करने वाले हैं तो कल सब जब बात होगी तो वो तो अब क्या टर्न आउट होता है, अवाम की हिमायत किस तरफ को होती है, वो उसी पे होगा। अब तक यानी पिछले 1 महीने जब से ये इलेक्शन शेड्यूल का आगाज हुआ, जितनी कंपेन हुई, उस कंपेन के तनाजुर में हकायक देखते हुए कौन क्या समझता है कि किसकी पार्टी कहां पे स्टैंड करती है, ये कितनी नशिस्तें निकाल सकती है, उसका एक राउंड चला लेते हैं। मैं सबसे पहले आमिर साहब आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विफाक में कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें निकाल सकती है, यानी 266 में से? मेरे पास तो वो क्रिस्टल बॉल नहीं है, मगर वो खुद डरते हुए, बहुत बड़े उनके मुतबिर लोग क्लेम करते हुए डर रहे हैं, और 100 और मैंने मेरे इसरार करने पे कि ज़रा हौसला करें, तो उन्होंने 110 तक जाते हैं, जिससे कि 50-60 सीटों का फ़र्क आता है। तो ये अभी जो बात हो रही है कि नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना है या नहीं बनना, 50 सीटों का गैप है, क्योंकि पंजाब से बाहर। ये तो आप उनकी राय बता सर, अपनी बीच में राय। मैं उनके साथ ये एग्री करता हूँ कि उनका वो पंजाब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो बाकी सूबों के अंदर उनकी क्योंकि प्रेजेंस नहीं रही हुई है, सिर्फ पंजाब तक महदूद होके, और पंजाब के भी खास बेल्ट के अंदर रहते हुए, सेंट्रल या साउथ के अंदर रहते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अगली पार्टी के बाद कोलिशन गवर्नमेंट तो डेफिनेटली है,
मगर वो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि इस तरीके से इन हालात में भी अगर इतने वोट लेने हैं तो उसके बाद वो कोई बड़ी दागदार उजाला होगा। मैं कहूँगा ठीक है जाहिद साहब, ये सिर्फ अभी बात सिर्फ पीएमएलएन की है। बिल्कुल सही, सबको मिला ले, इकट्ठा लाना पार्टीज का इकट्ठा कर ले सबका। आप बताएं कल क्या होगा, सबसे ये पूछ रहे हैं। कल वही बात, क्रिस्टल बॉल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड हम जो डिस्कस करते आए हैं उसमें दो चीज़ बहुत साफ नजर आती है कि पीएमएलएन को जिस तरह से कही जा रही है कि एक मेन पार्टी उभर के आएगी, तो उसका सिर्फ पंजाब भी में सारा है। और पंजाब में मैं समझता हूं कि इस वक्त जो नज़र आ रहा है उसको 80 से 90 सीटें जो हैं उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। 80 से 90 नहीं मिलेंगी। उसमें ये कि उसके बाद क्या गवर्नमेंट बना अच्छा चले, वो उस पे जो डॉट हमारे यहाँ पे डॉट इंडिपेंडेंट्स लिखे हुए हैं उनको कितनी शिस्तें मिलेंगी? अब वो उस पर डिपेंड करती है कल की सूरत हाल क्या बन के आती है। क्या उनके जो है इनके जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी या उठा ली जाएंगी, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो रेला अगर देखा जाए थोड़ी सी भी अगर उसको फेयर हो जाती, मुझे लगता है कि यहाँ पंजाब में 30 से 40 सीटें जीत सकते हैं। ये 30 से 40 सीटें। सर आप तायद करते हैं इसकी? नहीं, मैं तो विंडो ये कहना है कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट वो कितने जाएंगे, मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि वो कल के हालात के बाद। मगर मुझे लग रहा है कि उनकी विंडो बहुत बड़ी है कि वो जो कह रहे हैं कि 141 पंजाब की सीटों में से वो उनकी जो इंडिपेंडेंस की वो है वो 50 से लेके 100 और 150 तक भी जा सकती है। बाकी सूबों की भी अगर मनाली जाए। पंजाब की बात करते हैं, केपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या कराची की बात या बलूचिस्तान की बात। क्या समझते हैं? मैं इस वक्त ये बात दोबारा कहना चाहूँगा कि केपी, पख्तूनख्वा और पंजाब, यहाँ के अवाम का बिहेवियर माजी के इलेक्शंस की निस्बत बिल्कुल बदल चुका है। ठीक, और इसलिए आप एक मुख्तलिफ नताइज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त माहौल पाया जाता है और जो पुराना तरीका था जितवाने का, इशारे तमाम जो हैं वो इस वक्त पीएमएलएन की तरफ जा रहे हैं कि इन्हीं को जीतना है। अवाम इन इशारों को रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब ऐसी सूरत में अगर आपने आगे हुकूमत चलानी है तो अवाम को और पीएमएल को आधी आधी सीटें दे दें तो फिर तो हुकूमत चल जाएगी। अगर आप इस बैलेंस को आउट करेंगे, नहीं तो पीपी किधर जाएगी? पीपी तो अपने इलाके में है ना। मैं पंजाब और पीपी पंजाब में ज्यादा नहीं नजर आ रही, 6 सीटें थी। अच्छा, आप मैक्सिमम पंजाब मैं इधर 10 फिगर देता हूं, मेरा ये 10 भी बड़ी बहुत मांग मारेंगे तो 10 है। मैं तो इस सिस्टम को चलाने के हक में हूँ, जमहूरियत के जरिए अमल को आगे बढ़ाने के हक में हूँ। उसके लिए सोचने वालों को के लिए मेरा ये ख्याल है कि इतनी समझदारी से चलना चाहिए, बजाय इसके कि इतना कॉर्नर किया जाए कि बिल्ली भी उछल पड़े। वो फिर नजमुल साकिब, देखिए, एक चीज़ है कि मेरा दिल क्या चाहता है और एक चीज़ है कि हालात क्या कह रहे हैं। एक जो ऑब्जेक्टिव तज्जियाकार है ना, ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट है, वो अपने दिल की बात नहीं करता है। विशफुल थिंकिंग की बात नहीं करनी चाहिए हमें कि जी हमारा दिल चाहता है और आप उसके बारे में एक ज़ोरदार सी जोशीली सी तकरीर कर देते हैं। मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ये है कि अगर एक सिर्फ वेरिएबल मुझे पता चल जाए ना इस वक्त, तो मैं पूरा आपको एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ। वो वेरिएबल है कि वोट डालने, वोट गिनने और हतमी नताइज का ऐलान होने में बहुत सारा, यानी ऐसे वो खौफनाक मराहिल हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि जितने वोट डले हैं यासिर उतने ही गिने गए हैं, उतने ही उनकी बेसिस पे ही निकले हैं, इस वेरिएबल की वजह से मैं आपको हतमी तौर पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ। नहीं तो आप भी जबरदस्ती ना निकलवाएं, ये फैक्टर है कि कल का हमें नहीं पता कि ये हालात के ऊपर। अच्छा, अब ये है कि मौजूद इस वक्त पीएमएलएन का जो है, पीएमएलएन का जो है असेसमेंट है, ये पीएमएलएन का जो है उसमें एक सीन सिर्फ बताऊंगा आपको, आप सब ने वो देखा होगा। नवाज शरीफ साहब खड़े हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और ख्वाजा आसिफ के उसका जो है ना उसका हुआ है कि वो ख्वाजा आसिफ हार रहा है, कुछ हो रहा है, इस तरह की बात। ये तखय्युल में सोच रहे हैं? नहीं, ये सीन हमने देखा हुआ है। अच्छा, माजी की देखा हुआ है हमने। अच्छा। और उसमें फिर ये है कि जो तकरीर नवाज शरीफ साहब उस वक्त फरमा रहे थे उसमें उनका लबो लहजा बदलता है और उसके बाद वो जिस तरह नहीं होता कि अब शांति मेजॉरिटी मिल गई तो वगैरह। अच्छा, वो भी फैक्टर अपने सामने रखूं मैं, तो मैं ये कहूँगा
कि मेरे जो दोस्त PMLN के हैं जिनसे मैं बात करके आया हूं आपके स्टूडियो में, वो ये कहते हैं 90 भी मिल गए तो बड़ी गल होगी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, अंदर से डरे हुए हैं ना। लेकिन उस एक गैबी मदद को अगर आप बीच में डाल लेते हैं तो मेरे ख्याल में 100 की फिगर जो है 100 वो बनती है। ठीक, 100 की फिगर बनती है सर। देखें यासर, पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है, उसमें आप गैबी कुव्वतें कह लें, सियासी कुव्वतें कह लें, हुकूमत कह लें, उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिक की हैं या काम आई हैं, ज़्यादातर चीज़ें बैकफायर हुई हैं। सो इसीलिए शायद चीज़ें वहाँ तक चली गई हैं जहाँ तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लोग उसको कंट्रोल समझते हैं, मैं उसको डेस्परेशन समझता हूँ, क्योंकि ग्राउंड की सिचुएशन उनके हक में नहीं है, उनके हाथ में नहीं आ रही। मैं नहीं समझता कि कल का पूरा दिन भी वो माइक्रो मैनेज कर सकेंगे रिमोट कंट्रोल से कहीं बैठ के। चीज़ें फ़र्क होंगी। एक साइजेबल नंबर जो है वो PTI के नाम पर इंडिपेंडेंट्स जीत के असेंबली में पहुंचेंगे। देखना ये होगा कि वो लोग जो असेंबली में पहुंचेंगे, जीतेंगे, उन पर छाप बानी PTI की होगी या किसी गैबी कुव्वत की होगी, वो हमें कुछ दिन में पता चल जाएगा। बाकी मैं नहीं समझता कि किसी भी एक जमात को सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी। मेरा ख्याल है ये चूं-चूं का मुरब्बा ही अच्छा, होगा। अब आपसे सवाल मुख्तलिफ है। आप क्या समझते हैं जो इंडिपेंडेंट्स की बात हो रही है वो कितने एक छाप के साथ रहेंगे और कितने मुख्तलिफ जमात? सर पहले नंबर ले लें, मेरा भी सब तो अपना नंबर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो 60 के करीब जा रही है। और ये देखें कल रिजल्ट क्या निकलता है हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ये कैलकुलेट करते हैं ना कि जी कितने कौन जीत सकती है, वो फिगर्स हैं। ठीक। और नून लीग मुझे 70 के करीब नजर आ रही है, 70-75 के दरमियान, अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो। अच्छा। और आज़ाद उम्मीदवार मुझे 100 और 100 और 105 के दरमियान ये नजर आते हैं। बाकी तकसीम हो जाएगा, 16 सीटें बलोचिस्तान की सारी तकसीम हो रही हैं, 2-2, 3-3 में तकसीम हो रही हैं। वो सारी की सारी तकरीबन आके हुकूमत के साथ मिल जाएंगे। तो ये मेरा जो है फिगर है। आपका जो अब सवाल है कि कौन आज़ाद उम्मीदवार जीत के मौजूद रहेंगे, मेरा ख्याल है 50% मौजूद रहेंगे, 50% भाग के चले जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 के 100 भी चले जाएं नून लीग में और जाके हुकूमत बना लें, क्रेडिबिलिटी उस हुकूमत की कोई नहीं होगी। सर पिछले 2018 के इंतखाबात से ना 3-4 दिन पहले एक हैंड रिटन एक जायचा सा निकला था और एन वही रिजल्ट आया था। ये बाकायदा सोशल मीडिया पे चल गया था और उस पर टिक भी हुए थे और उस तरह वो हाथ से लिखे हुए थे। और इसी तरह का एक जो है वो अभी चला है और वो किसी ने जो शेयर किया उसने कहा कि हाउ कम ये लोगों को कैसे पता लग जाता है कि इतना एग्जैक्ट। तो उसके मुताबिक जो है मुझे मैं इससे एग्री नहीं करता कि PMLN को वो 2024 में 117 दे रहे हैं। 117 किसकी बात कर रहे हैं? जिन्होंने जायचा बनाया, ये जो जायचा दिलचस्प मेरा फिगर नहीं है। और 2018 में उनकी पैसे ना अपनी 2-2, 3-3 तलाकें हुई हुई हैं और दूसरों की शादियों को प्रोटेक्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी को असद ने कहा 60, तो वो जो मौसूफ हैं जिन्होंने बनाया उन्होंने 56 और पंजाब में 10 नहीं 11। आपने कहा था ना कि 10-11 तो 11 ऐसे पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस होती हैं। ये पिछली दफा बिल्कुल 10 भी बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ 6 और 10 के दरमियान कहीं। लेकिन इनका ख्याल है कि 11 ठीक है। और PTI के वो कह रहे हैं कि जी 28 होंगी। 28? हाँ, मतलब जो इंडिपेंडेंट पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मेरा जाती ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि 80 to 85 तक क्या है। अच्छा, दो मुतजाद किस्म के कल आ गए तो कल हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। मैं बहुत ही मोहतात हो रहा हूँ नंबर देते देते, क्योंकि मुझे कल के हालात का नहीं पता। जो नजम ने बात की कि कल क्या अवामिल होते हैं वो फैक्टर बहुत पिछले साल, पिछली दफा अभी तक हम यहीं पे बैठे हुए थे और वो 5 साल तक बहस जारी रही और वो लड़ाई मार कुटाई होती रही। सिर्फ एक फैक्टर था, इस दफा कोई उस तरह के 10 फैक्टर अब हो रहा है और जो कल होगा। सर लास्ट 30 सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं कि ये जो इन्होंने बात किया कि उसके बावजूद ये इलेक्शन है, द वेरी फैक्ट कि हम ये मारने वाला भाग जाता था, नया आ जाता था, यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। काफी 1975 में एक नॉवेल लिखा गया था क्रैश 79 के नाम से, उसमें बताया गया था कि 1979 में ईरान में इनकलाब आएगा। बाद में पता चला था कि वो जो नॉवेल था वो CIA ने लिखवाया था। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ और इस पैगाम के साथ कि कल के दिन निकलिए, अपने वोट का हक इस्तेमाल कीजिए और फिर नतीजा खुदा पे छोड़ दीजिए। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बनेगी वो हुकूमत मुस्तहकम होगी
और हमें इस गिरदाब से निकाल पाएगी। इसी उम्मीद से हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।